नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद। सर, बड़े लंबे समय से इंतज़ार था इस घड़ी का कि प्रियंका वाड्रा लोकसभा में भाषण देंगी और देखिए मौका भी मिल गया। 15 दिन पहले ही सांसद बनी हैं और संविधान के मुद्दे पर चर्चा थी और वो पहला भाषण दे रही थी विपक्ष की तरफ से। क्या लग रहा है आपको सर, चर्चा संविधान पर हो रही थी, वो संभल पहुँच गईं, वो उन्नाव पहुँच गईं, हाथरस पहुँच गईं। ऐसा नहीं लग रहा था कि संभल के लोगों को सदन के अंदर खड़े होकर भड़का रही हैं? देखिए 2-3 बातें हैं अंजू जी, उन पर हमें गौर करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा इस देश के लिए नई नहीं हैं, लोकसभा के लिए नई ज़रूर हैं कि पहली बार चुन करके वहाँ की सदस्य बन करके वो सदन में खड़ी होकर के भाषण दे रही थी। लेकिन इस देश के लोगों के लिए तो बिल्कुल भी अपरिचित नहीं हैं। वो वर्षों से अपनी माताजी और अपने भाई के लिए अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार भी करती रही, उनका चुनावी प्रबंधन भी करती रही और समय-समय पर मीडिया के कुछ चुनिंदा चेहरों के साथ बातचीत भी करती रही हैं। हुँ, वो जनसभाओं को भी हमने देखा है कि संबोधित करते हुए देखी गई हैं, सुनी गई हैं और अ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि राहुल गांधी को संबोधित करते हुए, मतलब हुँ, उनके बारे में, उन पर तंज कसते हुए कि जब तक डब्बा बंद था तो सबको भ्रम था कि पता नहीं डब्बे में क्या है, लेकिन जैसे ही डब्बा खुला तो सबको पता लग गया कि एक्चुअल में अंदर क्या है। तो वैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में भी कोई इस वहम में नहीं था, भ्रम में नहीं था हुँ, कि वो कोई बहुत ओजस्वी वक्ता हैं या बहुत तैयारी के साथ विषयों पर रिसर्च वर्क के साथ आती हैं, बोलती हैं और वो भाई से कहीं किसी भी दृष्टि से बेहतर समझ-बूझ वाली नेता हैं। ऐसा हुँ, किसी को वहम था नहीं। और मुझे तो एक्चुअल में क्या है कि जो इनके रणनीतिकार हैं, जो इनके लिए पॉइंट्स तैयार करते हैं भाषण के लिए और जो विषयों का चयन करके इनके हाथ में एक कागज पकड़ाते हैं, हुँ, मुझे तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है और ये सोच कर के भी मैं आज थोड़ा-सा अंदर से चिंतित रहा हुँ, कि प्रियंका गांधी वाड्रा का अगर लोकसभा में पहला भाषण होने वाला था और वो भी संविधान पर होना था, हुँ, कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी, बिल्कुल। कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी। पूरा देश देख रहा था, पूरा देश मतलब जो टेलीविज़न चैनल वगैरह देखते हैं या जो जिनकी संसदीय कार्यवाही में दिलचस्पी है, इसलिए हम कई बार अतिरेक में आकर के पूरा देश कह देते हैं। पर हुँ, वो सब तो देख ही रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जिस विषय पर ये चर्चा हो रही है और जिस चीज़ को लेकर के ये मतलब बवाल काटे हुए हैं, संविधान की एक प्रति हमेशा जेब में रखते हैं और जब भी इनको ज़रूरत महसूस होती है, उसे निकाल करके तुरंत जो है लहरा देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं। तो ज़ाहिर है उस संविधान के प्रति इनकी आस्था होगी, हुँ, इनको संविधान के बारे में समझ होगी, अच्छी समझ होगी और ये मौजूदा मोदी सरकार को संविधान की जहाँ-जहाँ उन्होंने उल्लंघना की होगी, इनकी दृष्टि में, हुँ, उस पर घेरने का काम करेंगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हुँ, कहीं भी उनके 31 मिनट के भाषण में हमें 1 मिनट को भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी संविधान उल्लंघन को लेकर के मोदी सरकार का कान पकड़ रही हैं या ये कह रही हैं कि साहब आपने यहाँ संविधान का उल्लंघन किया है और देश जो है वो आपसे जवाब माँग रहा है या हम जवाब माँग रहे हैं। ऐसा हुँ, तो कुछ नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा पर, हुँ, किसी राजा का ज़िक्र करते हुए कि राजा भेष बदल करके जनता के बीच में जाते थे, उनकी परेशानियाँ सुनने के लिए और आजकल के राजा तो एक बात तो ये है कि इनके दिमाग में ये राजा-रानी, महारानी और जो अ, ये जो ब्रिटेन में जो एक व्यवस्था है कि एक
महारानी या महाराजा जो है वो बकिंगम पैलेस में बैठे हुए हैं, वो सब चीजें इनके दिमाग में जो है घुसी हुई है, तो वो निकलने वाली आसानी से है नहीं। आज के जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं उनको भी ये राजा बताते हैं, हम्म। उनकी वेशभूषा की बात करते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को इस देश को ये बताना चाहिए कि इनकी दादी इंदिरा गांधी फटे पुराने कपड़े पहन करके प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठती थी क्या, या विदेशों में जाती थी क्या, या उनके बाद जो पीवी नरसिम्हा राव हुए और पीवी नरसिम्हा राव से पहले इनके पिताजी हुए राजीव हम्म। गांधी, तो वो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके या कुर्ता पजामा पहन करके प्रधानमंत्री का दायित्व निभा रहे थे क्या, या पीवी नरसिम्हा राव हों, मनमोहन सिंह हों, जो भी हों, और इनके भाई भी जब विदेशों में जाते हैं तो टी शर्ट में तो दिखाई नहीं देते हैं, वहां तो वो सूटेड बूटेड होकर के जाते हैं या बिल्कुल। दूसरे कपड़े पहन करके जाते हैं। तो भाई आपको क्या नरेंद्र मोदी को अपमानित करना है हर जगह? और अभी तक क्या आपका पेट नहीं भरा है, आपका मन नहीं भरा है, या आपको जो सुफल इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी का अपमान करने पर दिया है, अभी तक वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपकी माताजी ने 2007 में गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान उनको मौत का सौदागर कहा था। आपकी माताजी और आपके जो प्रधानमंत्री, अगर कोई उनको प्रधानमंत्री माने तो मनमोहन सिंह के समय में अमित शाह को गृह मंत्री रहते हुए गिरफ्तार कराया गया था, उनको तड़ीपार कराया गया था। उसका नतीजा क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा है? अगर आप इस तरीके से संविधान की आड़ लेकर के, एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी को सताएंगे, किसी को रोजाना गाली देंगे, किसी की वेशभूषा पर इस तरह की अभद्र और तुच्छ टिप्पणियां करेंगे, तो उसका नतीजा और रिएक्शन क्या हो सकता है पब्लिक का, ये अब तक इनकी समझ में आ जाना चाहिए था। गुजरात में कांग्रेस का भुस भर दिया इन लोगों ने, खत्म कर दिया वहां पर गुजरात में इन्होंने। और जब से ये नरेंद्र मोदी को गाली गलौज कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर ने ताल कटोरा स्टेडियम के बाहर खड़े होकर के कहा था कि नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर चाय की दुकान लगाना चाहे तो यहाँ हम उनको जगह दे देंगे। उसका नतीजा देखा क्या हुआ? चाय पर चर्चा शुरू करा दी थी नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान के दौरान, और क्या हुआ कांग्रेस का 2014 में? जी। सबसे कम सीटें 44 पर सिमट गई थी। फिर 2019 में भी सांस नहीं आने दिया, केवल 52 पर सिमट गई। इस बार थोड़ा सा सांस आते हुए दिखाई भी दिया, तो भी 100 सीटों पर नहीं पहुंच पाई। और अभी भी इनको अक्ल नहीं आई है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक नरेंद्र मोदी की आप वेशभूषा पर चर्चा करते हैं। आप ये कहते हैं कि पिछले 15 दिन से मैं पार्लियामेंट आ रही हूं, नरेंद्र 10 मोदी 10 मिनट के लिए आए हैं। सर, मतलब अपने क्या? भाई का याद नहीं है इनको? इनका भाई कितना आता था सर, आजकल एलओपी हो गया, उसके बावजूद एब्सेंट रहते हैं वहां से। क्या आपको ये अपेक्षा थी प्रियंका गांधी वाड्रा के, जब आपका ये पहला भाषण हो तो देश का प्रधानमंत्री बैठ करके आपका भाषण सुनेंगे? मतलब क्या ये अपेक्षा थी आपको? अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी है आप लोगों को? आप अगर पिछले 15 दिन से या 11-12 दिन से पार्लियामेंट में कभी मास्क लगा करके, कभी काले कपड़े पहन करके, कभी बैग लेकर के, कभी पीठ के पीछे स्टिकर चिपका करके ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री के पास इतना फालतू टाइम है कि वो आकर के अपना टाइम बर्बाद करेगा? उसको तो पर देश सर। आगे लेकर के जाना है, तो वो तो मीटिंगें करेगा, उसकी समीक्षाएं करेगा योजनाओं परियोजनाओं की। जी। वो तुम्हारे तमाशे देखेगा आकर के। पर सर, ये जो तमाशे कर रहे थे वो भी अलग थे, लेकिन ये जो आज भाषण दिया जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी रैली में बोल रही हूँ, क्योंकि जो बातें यहाँ कही जा रही थी वही तो ये रैलियों में बोलती हैं। और अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो 24 नवंबर को जो घटना संभल में हुई, पहले तो इनको यही नहीं पता कि उस दिन रविवार था। इन्होंने वो जो दर्जी वाली कहानी सुनाई कि दर्जी बच्चों को, जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते थे, उनको स्कूल छोड़ने गया, फिर वापस आया अपनी दुकान पर और पुलिस की गोली लग गई। सर, रविवार के दिन कोई स्कूल खुलता है क्या? डॉक्टर इंजीनियर जो बच्चे बनना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल खुलता है?
वहां तो बाजार तक बंद थे सर, सुबह की घटना है वो। और इन्होंने ये भी जोड़ दिया कि पुलिस की गोली, मतलब इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली कि वहां पर जो गोलियां चली वो पुलिस की चली थी। सर वो गोलियां तो वहां जिन्होंने पथराव किया उन्हीं की बंदूकों से चली है। प्रियंका किसको गुमराह कर रही थी सर? पार्लियामेंट में खड़े होकर के संभल के दर्जी की चिंता है, उदयपुर के दर्जी की चिंता नहीं है जिसका गला रेत दिया गया था। उदयपुर का जो कन्हैया दर्जी था उसके भी 2 बच्चे हैं। बिल्कुल। इनको संभल के दर्जी के 2 बच्चों की याद रही, नाम लेकिन भी याद। उदयपुर के कन्हैया लाल के परिवार से ना ये जाकर के मिले, ना इनको उनको बुलाया, ना ड्राइंग रूम में बैठ करके उसकी तस्वीरें उतरवाई गई और ना जारी की गई, क्योंकि इनको एक खास अपनी वोट बैंक को एड्रेस करना होता है। और देखा ना हमने, इनका भाषण हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव का भाषण हुआ। अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने केवल ये कहा कि कांग्रेस की नेत्री का भाषण हुआ, उससे पहले राजनाथ सिंह जी बोले, डिफेंस मिनिस्टर, और उसके बाद वो आगे बढ़ गए और अपना बोलना शुरू कर दिया। तो अभी अपने घर के अंदर ही जो आपका इंडी गठबंधन है उसी में जो जुत्म पजार हो रहा है और तीखे मतभेद निकल करके सामने आ रहे हैं, जरा उसी को संभाल लो। बाकी संभल वाली घटना तो भाई, वहां पर एएसआई ने कोर्ट से आदेश लिए सर्वे कराने के। कोर्ट के आदेश पर वहां पर वकील गए, उनकी टीम गई, लोकल प्रशासन पुलिस के अधिकारी गए, और वहां पर क्या तमाशा हुआ वो सबके सामने है। तो कोई दर्जी होगा, कोई किसी को कह रहे हैं कि वो तो सब्जी लेने गया था, किसी को कह रहे हैं कि वो तो वहां गया था जी और पुलिस की गोली से मर गए। आप बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन कर रही हैं अंजू जी। क्या इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ गई कि पुलिस की गोली से ही मरे थे? उस समय भी ये बात आई थी कि जिस बुलेट से उनकी जान गई है वो बुलेट तो पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती है, पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती है। और वहां तो अब पाकिस्तान की सेना जिन बुलेट्स का इस्तेमाल करती है उसके खोखे मिल रहे हैं नालियों में। जी। तो ये सब क्या क्या शो करता है? मेरा कहना ये था शुरू में, जो मैंने शुरू किया था, जी। कि मुझे शिकायत इनके रणनीतिकारों, इनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले, इनके भाषण के विषय तैयार करने वाले, इनको पॉइंट्स बना करके देने वालों से शिकायत है। और शिकायत इसलिए नहीं है कि मुझे कोई प्रियंका गांधी वाड्रा से या कांग्रेस से हमदर्दी है। मुझे थोड़ा बहुत अंदर से गिला शिकवा इस बात का है कि भाई लोकसभा में आपका पहला भाषण होने वाला था, आपके कंटेंट तैयार करने वाले, आपके विषय तैयार करने वाले क्या जानबूझ करके आपको राहुल गांधी से निचले पायदान पर ही रखने पर आमादा थे, सोच रहे थे कि बहन जो है वो भाई से ज्यादा चमक ना जाए, इसलिए जानबूझ करके गलत विषयों की लिस्ट आपके हाथ में थमा दी गई कि बस आप इन इन विषयों पर और इस क्रम में बोलें। वरना अगर ये गांधी नेहरू परिवार से ताल्लुक रखती हैं, इंदिरा गांधी की पोती हैं, लोकसभा में चुन करके आई हैं, पहला भाषण होना था, संविधान पर होना था, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक ऐसा अवसर था जब ये सदाशयता का, संयम का, संतुलन का, और कहना चाहिए कि जो मर्यादा होती है, जो गरिमा होती है, पदों की भी, सदन की भी, स्पीकर की भी, प्रधानमंत्री की भी, उसको ध्यान में रखते हुए एक बेहतर भाषण दे सकती थी। लेकिन कहीं कोई गरिमा दिखाई नहीं दी, कोई मर्यादा दिखाई नहीं दी, किसी के प्रति कोई सम्मान दिखाई नहीं दिया, कंटेंट में कोई जान दिखाई नहीं दी, गहराई दिखाई नहीं दी, कोई रिसर्च वर्क दिखाई नहीं दिया। और जिन मुद्दों पर अगर आपके दिमाग में है कि यहाँ यहाँ इस सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, उनको पॉइंट आउट करने में भी नाकाम रही। उन्होंने जो 31 मिनट का भाषण दिया, मैं कहूंगा कि टाइम जाया किया, और अपनी छवि जो बेहतर बना सकती थी, कर सकती थी, जो प्रशंसा बटोर सकती थी,
गरिमा और मर्यादा में रह करके, संतुलित रह करके, सेंसिटिवली उन चीजों को रख करके वो एक बड़ा अवसर उन्होंने खो दिया। सर कई बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी ने तैयार की हो, क्योंकि यही सारी बातें दोनों भाई बहन यहाँ वहां बोलते रहते हैं। और दूसरा अडानी का मुद्दा भी वो बीच में ले आए कि कोल्ड स्टोरेज जो थे वो अडानी को दे दिए। मतलब कहीं ना कहीं से अडानी को घुसाना ही था, क्योंकि ड्रामा जो इतने दिन से करते आ रहे थे अडानी के नाम का। अब आप देखो ना कि वो कह रही हैं कि साहब हिमाचल के जो सेब उत्पादक हैं वो रो रहे हैं। हाँ, तो भैया सरकार किसकी किसकी सेवा। जिम्मेदारी है? सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री किसका है? क्या मतलब यहाँ के ऊपर का जितना ये माला है ये एकदम खाली है क्या? आपको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि हिमाचल में इस समय सरकार किसकी है और जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? अगर वहां का कोई, भाई मैं सेब उत्पादक को भी किसान ही मानता हूं, बिल्कुल किसान ही है वो सर भी वो। वो भी किसान है। जी। वो बकरी बकरी पालने वाला भी किसान ही है। जो मुर्गियों को पालता है, उसके उनके जो फार्म होते हैं, जो अंडों का और मुर्गियों का निर्यात करते हैं, वो भी किसान ही है। हम्म। ये सब किसान बिरादरी में आते हैं। तो वैसे तो आप किसानों का इतना ढिंढोरा पीटते हो, और हिमाचल के सेब उत्पादक अगर रो रहे हैं तो बजाय इसके कि आप अपने मुख्यमंत्री को कहें कि भाई आप इनके आंसू पोंछो और ये हम्म। जिम्मेदारी लो कि ये ना रोएं, बल्कि हंसते हुए चेहरे दिखाई दें, आप तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपनी सरकार को नेक्ड कर रही हैं, एक तरीके से उसको एक्सपोज कर रही हैं। चुनाव से पहले तो बहुत ऊंची ऊंची बातें होती थी, सेब उत्पादकों के लिए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इनका घोषणा पत्र जरा निकाल करके देखिए अंजू जी, इस शो के बाद जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ते समय इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे। इतनी सड़कें बनवा देंगे, इतने ये करवा देंगे, इतना वो करवा देंगे, और अब तो हालत ये है कि वेतन और पेंशन समय पर नहीं दे पा रहे हैं, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। तो सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी करेंगे, बहुत ऊंची ऊंची बातें करेंगे, और उसके बाद जब डिलीवर करने की बात आएगी तो फिर आप ये भी भूल जाएंगी कि आपकी सरकार वहां पर है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। या इनको ये गलतफहमी है कि चाहे इनकी प्रदेश सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है, पर वहां की सेब खरीदने की और किसानों के चेहरे पर हंसी और खुशी के भाव लाने की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी की है। तो फिर सर आप किस खेत की मूली हैं भाई? आप क्या कर रहे हो? सर वो तो यहाँ तक कह रही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब कुछ करने का ठेका थोड़े ले रखा था। आप वर्तमान की बात करिए, आप करिए, और साथ ही साथ कि अगर इनको 400 से ऊपर सीटें मिल जाती तो संविधान बदल देते। मतलब संविधान को लेकर जो फेक नैरेटिव ये लोकसभा चुनाव के दौरान चला रहे थे सर, उसको आज भी कायम रखे हुए हैं। सदन के अंदर खड़े होकर ये बातें बोली जा रही हैं। एक तो नेहरू ने अगर गलतियां की हैं, और जिसका उल्लेख राजनाथ सिंह साहब ने किया है, उन्होंने तो बताया है कि 1950-51 में ही पहला संशोधन आ गया था, हम्म। और वो संशोधन प्रेस का गला दबाने के लिए लाया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बड़े प्रचारक हैं ये, हम्म। बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं। लोकतंत्र की हत्या तुरंत हो जाती है, मतलब सुबह दिन में होती है, शाम को फिर लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, अगले दिन सुबह फिर ये इनको लगता है कि लोकतंत्र की फिर हत्या हो गई। तो रोज तो ये लोकतंत्र की हत्या करवाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन नेहरू भी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोप करके दिल्ली के और पूरे देश के मीडिया के साथ क्या किया था। मीडिया नहीं था उस समय, न्यूज प्रिंट था, मतलब प्रिंट अखबार, प्रिंट मीडिया था। मीडिया था, प्रेस था। उसको किस तरीके से रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था, और विद्याचरण शुक्ला को संचार मंत्री उस समय स्पेशली क्यों बनाया गया था, सबको पता है। इसके बाद फिर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, फिर मीडिया का गला दबाने की कोशिश की गई थी। मुझे याद है उस समय हम्म। राजपथ जनपथ पर जो है पत्रकारों का बहुत विशाल एक प्रदर्शन हुआ था, तब जाकर के राजीव गांधी बैकफुट पर आए थे, वरना वो भी मीडिया का गला दबाने के लिए आए थे। तो 3 प्रधानमंत्री इस खानदान के रहे, तीनों ने मीडिया को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का काम किया। 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जब रायबरेली पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा का फैसला है। मैंडेट फैसला आया था, हम्म। उन्होंने उस
फैसले को टालने के लिए, और उनकी कुर्सी ना जाए और कोई और प्रधानमंत्री ना बन जाए कांग्रेस के भीतर से, इसलिए इमरजेंसी लगा दी। रात को 12 बजे राष्ट्रपति को उठा करके कहा कि साहब आप इस पर सिग्नेचर करिए, इमरजेंसी लगानी है। रातों रात उस समय जयप्रकाश नारायण, यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान है आईटीओ के पास, वहां पर मच्छरदानी लगा करके सो रहे थे, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। चौधरी चरण सिंह से लेकर के मोरारजी भाई और अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, कोई छोड़ा नहीं इन्होंने। तो ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान, ये संविधान की बात करते हैं, इनको तो बोलने का हक नहीं है। ये कहती हैं कि साहब नेहरू जी के समय की बातें क्यों कर रहे हो, आज की बात करो। इसका मतलब ये है इमरजेंसी पर मिट्टी पानी डाल दें, 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था उसको दफन कर दें, उस पर कोई चर्चा ना करें। मतलब आपने जो पाप कर रखे हैं उन पर कोई चर्चा ना हो। तो आज की बात कर लो, बताओ पिछले 10 साल में कौन सी संविधान की हत्या हो गई, लेकर के तो आओ, तथ्यों को तो देश के सामने रखो। उन पर तो आप बात कर नहीं रहे, आप अडानी अडानी का राग जो है वो आलापना शुरू कर देते हैं। जी सर ये कहा जा रहा है कि बहुत डर का माहौल है, और ऐसा डर का माहौल है जो कि अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा नहीं था। मतलब अंग्रेजों के टाइम में मौसम बड़ा अच्छा था इनके लिए, कांग्रेसियों के लिए खास तौर पर। हाँ, डर का माहौल तो दिखाई दे ही रहा है, हर चुनाव में दिखाई देता है। जिस तरह के भाषण देते हैं, जिस तरह से मीडिया का ये उपयोग दुरुपयोग करते हैं, इतनी गाली गलौज देश के प्रधानमंत्री के साथ करते हैं। और कौन कर रहे हैं? जो वंशवाद और खानदान की जो विरासत की राजनीति करते हैं, वो लोग जो पैराशूट से उतर करके आए हैं, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने निचले स्तर से संघर्ष किया हो, दरियां बिछाई और समेटी हों, पोस्टर चिपकाए हों, घर घर जाकर के संपर्क किया हो लोगों से, उनकी परेशानियां जानी हो। हाँ, फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए और प्रचार करने के लिए और अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी टीम लेकर के जाते हैं, 10-12 कैमरा पर्सन को लेकर जाते हैं, कुछ चैनल के लोगों को लेकर जाते हैं, और बस फौरी तौर पर कुछ मिनट के लिए, 1-2 घंटे के लिए वो सब फोटोग्राफी होती है। उसके बाद ये भूल जाते हैं कि पिछली बार कहाँ कहाँ गए थे, किन किन लोगों से मिले थे। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और अब तो अंजू जी, चूंकि ये इतना ज्यादा मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, अब तो कहीं कुछ भी घटना होती है तो लोगों को तुरंत पता चलता है। तो आपने क्या गलत बयानी कर रखी है, क्या क्या कारनामे कर रखे हैं, वो चुटकियों में लोगों के सामने आ जाती हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, ट्विटर पर कोई कुछ भी कहता है तो उसका काउंटर तुरंत आपको देखने को मिल जाता है। बिल्कुल। तो एक्सपोज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जितना ये लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा एक्सपोज होते जाते हैं। अभी आप देख लेना, इनको अपनी गलती का एहसास तब होगा, संविधान पर चर्चा कराओ, संविधान पर चर्चा कराओ, संविधान पर चर्चा क्यों नहीं करा रहे हो, जब प्राइम मिनिस्टर धो धो करके इनको निचोड़ेंगे और सुखाएंगे, तब इनको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी गलती कर दी हमने संविधान पर चर्चा की मांग करके। पर सर एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि प्रियंका वाड्रा गांधी हैं, इसलिए 15 दिन पहले सांसद बनी और इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका मिल गया। वरना आप खुद सोचिए, पार्टी के अंदर क्या पहली बार चुनकर आए और सांसद नहीं है? प्रियंका वाड्रा से अच्छे वक्ता कांग्रेस के पास नहीं है जो उनको आगाज करने के लिए कहा गया। ये भी तो आप देखिए ना, गांधी परिवार है इसीलिए उनको बोलने का मौका दिया गया। और क्या वजह हो सकती है प्रियंका वाड्रा को बोलने के लिए कि संविधान पर वो शुरुआत करें? क्या अंजू जी, आप भी ऐसी बात करती हैं? उनके बाल देख लीजिए, उनका स्टाइल देख लीजिए, इंदिरा गांधी जैसा है, उनकी नाक इंदिरा जी से मिलती जुलती है। और हम क्यों भूल जाते हैं कि वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी हैं, क्यों भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी की पोती हैं? तो ऐसे में उनका एक प्रिविलेज तो है, उनका विशेषाधिकार तो है, वंशानुगत उनके कुछ अधिकार तो हैं। वरना राहुल गांधी सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे राष्ट्रीय महासचिव बनती हैं। तो
और कैसी बातें करती हैं कभी-कभी आप भी जो हैं। अभी आप देखिए कि अकेले ये थोड़ा परिवार है, आपके अपने प्रदेश में आप वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी, उनका बेटा, किस तरीके से उनको प्रिविलेज मिला हुआ है। अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग खानदान और अखिलेश यादव हुँ, 2012 में जब जनादेश मिला था समाजवादी पार्टी को और मायावती चुनाव हार गई थी, तो मुलायम सिंह यादव ने सोचा कि चलो गिफ्ट दिया जाए अखिलेश यादव को, तो मुख्यमंत्री का पद गिफ्ट कर दिया। वो ऐसा गिफ्ट मिला अखिलेश यादव को कि चौथे साल में अपने पिताजी को ही पटक के मारा उन्होंने। बताइए। उनको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया, उनको बेइज्जत कर दिया, उनको घर में बंद करके रख दिया, मीडिया को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया। मुझे तो कई बार मुगल काल की याद आ जाती है, किस तरीके से अपने रिश्तेदारों को वो एक तरीके से उठा बंद कर करके जेल में डाल देते थे और जबरन जो है कुर्सियों पर कब्जा कर लेते थे। तो इन पर तो बड़ी एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए, अलग-अलग राज्यों में जो ये खानदानों के चश्मो-चराग हैं, किस तरीके से आकर के हुकूमत करना शुरू करते हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड जो फेस होते हैं पार्टी के, हुँ, जिन्होंने अतीत में इनकी मदर को भी सलाहें दी होती हैं, उनको किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद का, कपिल सिब्बल का, ये तो हाल के किस्से हैं। इससे पहले भी अनगिनत एक बार सर एक बार का सीताराम केसरी को याद कर लीजिए। सीताराम केसरी को तो बहुत बेइज्जत करके भाग वो तो अपनी धोती किसी तरीके से सँभालते हुए गाड़ी में चढ़ कर के भागे थे। उनकी नेम प्लेट उठा करके बाहर फेंक दी गई थी। बहुत बुरा हाल किया था उनका। जिस सीडब्ल्यूसी में सोनिया गांधी के नाम को आगे लाया गया था, हुँ, उस सीडब्ल्यूसी की बैठक तक में उनको शामिल नहीं होने दिया गया था। बाथरूम में, टॉयलेट में बंद कर दिया गया था। बताइए। तो ये तो अतीत में किस-किस के साथ क्या-क्या कर चुके। और ये सीताराम केसरी कौन से वर्ग से आते थे, राहुल गांधी बताएँगे दलित क्या? ना, ना। प्रियंका गांधी वाड्रा बताएँगे क्या? वो दलित थे, पिछड़े थे और उनके साथ इन्होंने ये मिसबिहेव किया था। आज इनको चिंता होती है कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल 3 सेक्रेटरी जो हैं वो उस वर्ग से हैं। अरे तुमने बोल तो अपने अपने अध्यक्ष के साथ क्या किया था? वो याद कर लो ज़रा। सर जातीय जनगणना की बात कर तो रही थी प्रियंका वाड्रा आज, कि पता होना चाहिए किसका कितना हिस्सेदारी है, कितनी जनसंख्या उस हिसाब से तय होना चाहिए, ये सब बोल तो रही थी। दलितों का बड़ा गुणगान कर रही थी, पर भूल गई सीताराम केसरी की बात भी। आप देखिए ना, किस तरह से अपने अपने ही अतीत को भुला-भुला कर ये लोग अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, भाई ने कहा कि बहन का जो भाषण था मुझसे तो अच्छा था। आप चलते-चलते ये बताइए कि दोनों में से दोनों के भाषण आपने सुने हैं, कई-कई भाषण सुने राहुल गांधी के। आप कितने मार्क्स देते हैं प्रियंका वाड्रा के इस भाषण को 10 में से? 10 में से मैं दूँगा इनको 99 मार्क्स, क्योंकि अगर ये इस तरह के भाषण नहीं देंगे, हुँ, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कैसे बने रहेंगे? ये भाषण देते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के नासमझीपूर्ण पॉइंट्स पर, विषयों पर बोलते रहते हैं और ये देश की जनता को बार-बार साबित करते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। इसीलिए तो देश बार-बार एक लायक प्रधानमंत्री को चुन रहा है कि भैया ये चाय वाला ही ठीक है, यही देश की सेवा कर रहा है। ये लोग तो इनको ना विषयों की समझ है, ना देश की समस्याओं की पता समझ है, ना आर्थिक, राजनीतिक और जो आपके वैदेशिक और सामरिक विषय हैं, जो चुनौतियाँ हैं देश के सामने, ना उनकी समझ इनको है। ये अपने झूठे अहंकार में एरोगेंसी और जो एक सुपरमेसी होती है, प्रभुत्व की जो भावना होती है, हुँ। ये उससे ग्रस्त हैं। इतने सालों से सत्ता से बाहर हैं, फिर भी इनकी गलतफ़हमी और इनका अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं तो कहूँगा कि ये इसी तरीके से भाषण देते रहें दोनों भाई-बहन, बड़ा आसान हो जाएगा रास्ता और आसान बना भी रखा है इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते को। सर, पहले अकेले भाई थे, अब बहन भी पहुँच गई हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो ही गया है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में और किस तरह के भाषण भाई और बहन देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कल भाई जो एलओपी हैं, वो भी भाषण दें, तो पता चल जाएगा दोनों
कि स्क्रिप्ट दरअसल किसने लिखी, दोनों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है क्या? सर, आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार।